ये तक भी नहीं पता था कि जिन जगहों के बीच वो लाइन खींच रहा है वो जगह है कहां। कुछ दिन पहले तक इस आदमी ने पूरी जिंदगी में कभी इंडिया नहीं देखा था, इंडिया के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा था, इसे पता तक नहीं था कि पंजाब कहां है, बंगाल कहां है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ऐसे ही एक आदमी की तलाश थी, एक ऐसा आदमी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींच सके, जो न्यूट्रल हो बिना किसी बायस के, जो ना कांग्रेस की तरफ हो ना मुस्लिम लीग की तरफ। और उन्हें यह आदमी मिल गया था, सर सिरिल रैडक्लिफ। ये एक बड़े जाने माने इंग्लिश लॉयर थे जो ब्रिटेन के उस वक्त के सबसे रिस्पेक्टेड लीगल माइंड्स में से एक थे। बात असल में ये थी कि कुछ हफ्ते पहले ही 3 जून 1947 को शाम के 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर एक आवाज गूंजी थी। ये आवाज थी इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबैटन की। उन्होंने साफ शब्दों में अनाउंस किया था कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे हैं और 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाएगी। लेकिन इसमें बस एक शर्त थी कि इस देश के 2 टुकड़े होंगे। There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is partition. इस समय तक ब्रिटिश को महसूस हो गया था कि वो एक बारूद से भरे एक जहाज पर बैठे हुए हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका मानना था जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। We are sat atop a volcano and I can hear the rumblings. Our best option is to divide and quit at the earliest. और इसी जल्दबाजी में उन्होंने इतिहास का सबसे खतरनाक फैसला लिया, इंडिया को पार्टीशन करने का फैसला। बात यहां सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं थी बल्कि 565 प्रिंसली स्टेट्स की भी थी, जिनमें से कईयों के राजा सोच रहे थे कि अब इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के नक्शे में 500 से ज्यादा छेद होंगे। आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों इस बॉर्डर के पीछे की कहानी गहराई से, कैसे ये लकीर लगाई गई, क्यों लाखों लोगों को यहाँ पर रेफ्यूजी बनना पड़ा, क्यों भारी स्केल पर हमें वायलेंस देखने को मिला और कैसे इन 565 राजाओं को यहां मनाया गया। सोनी लिव पर दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2 रिलीज हुआ है। बहुत ही जबरदस्त शो है, अगर आपने नहीं देखा है मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। सीजन 1 में पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स बताई थी डिटेल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आजादी से पहले। सीजन 2 में अब आपको पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स और द वॉर फॉर कश्मीर को डिटेल में समझाया है। ना सिर्फ ये बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग है बल्कि इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी भी कमाल की है। इस शो में ज्यादातर सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखाया गया है जैसा असली में हुआ था, क्योंकि ये शो एक लेजेंडरी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट पर आधारित है। इस किताब को ओरिजिनली साल 1975 में पब्लिश किया गया था एक अमेरिकन और फ्रेंच ऑथर के द्वारा। जरूर जाकर चेकआउट करना और मुझे लगता है ये सही मौका है इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में बताने का। पार्टीशन होने से पहले सवाल उठा कि दोनों देशों का नाम क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना अपने देश का नाम पाकिस्तान चाहते थे, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहे। 2 मुल्क बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 नाम भी होंगे। नामकरण तो नए बालक का होता है। आप जिन्ना साहब से कहिए कि अपने बालक का नाम रख लें, क्योंकि हमारा तो सदियों से एक ही नाम चल रहा है, इंडिया। लेकिन जिन्ना को इंडिया नाम से दिक्कत थी। वो चाहते थे कि नाम यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो और इन दोनों को साथ मिलाकर ही इंडिया कहा जाए। इन दो नए मुल्कों का नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान होगा। And together they will constitute India. दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि इंडिया से टूटकर पाकिस्तान बन रहा है, इंडिया अपना नाम क्यों बदले। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड जाकर माउंटबैटन के सामने रखी और उन्हें ये डिमांड लॉजिकल लगी तो उन्होंने ये बात मान ली। इससे जिन्ना काफी अपसेट हुए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी सवाल ये था कि जब दोनों देशों में बंटवारा होगा तो बॉर्डर कहां रहेगा। नेहरू और जिन्ना एक दूसरे पर इतना मिसट्रस्ट करते थे कि वो आपस में किसी भी लाइन पर एग्री नहीं कर पाए। इसी रीजन से ब्रिटिश ने लंदन से एक ऐसे आदमी को चुना जिसका इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं था, और ये आदमी थे सर सिरिल रैडक्लिफ। 8 जुलाई 1947 रैडक्लिफ इंडिया पहुंचते हैं। उन्हें लगा था कि कम से कम इस बंटवारे को करने के लिए उनके पास भरपूर समय होगा, लेकिन माउंटबैटन ने उन्हें कहा कि सिर्फ 15 अगस्त तक का समय है। It is quite simple. What you've got to do is draw a line, one that cuts through the Punjab and Bengal. और इन कुछ चंद हफ्तों में उनके पास घूमने का समय नहीं होगा, वो उन जगहों को नहीं देख पाएंगे जिन्हें वो बांट रहे हैं। रैडक्लिफ को उनकी मदद के लिए 4 लोकल एडवाइजर्स दिए गए, जिनमें से 2 कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के, लेकिन ये लोग भी आपस में झगड़ते रहते थे।
हालांकि मोटे मोटे तौर पर बंटवारे का बेसिस क्लियर था। जिन जिलों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान में जाएंगे और जिन जिलों में हिंदुओं और सिखों की मेजॉरिटी है वो इंडिया में रहेंगे। लेकिन रैडक्लिफ के पास जो नक्शा था वो एग्जैक्ट नहीं था और पॉपुलेशन के आंकड़े भी उतने रिलायबल नहीं थे। दो शहर सबसे बड़ी मुसीबत बनकर रैडक्लिफ के सामने आए, कैलकाटा और लाहौर। कैलकाटा उन्होंने इंडिया को दे दिया क्योंकि वहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन लाहौर में 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख्स और 6 लाख मुस्लिम्स रहते थे, तो किसी की भी साफ मेजॉरिटी नहीं थी यहां पर। Lahore, gentlemen, Lahore. The city has art, culture, goods for export. माना आबादी मुसलमानों की ज्यादा है, पर ज्यादातर उद्योग धंधे तो हिंदू और सिखों के हैं। रैडक्लिफ ने लाहौर पहले इंडिया को देने की सोची, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर दोनों बड़े शहर इंडिया को दे दिए तो पाकिस्तान के पास कोई मेजर अर्बन सेंटर नहीं रह जाएगा। इसलिए फाइनली उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को ही दिया। लेकिन दोस्तों, देश का बंटवारा यहाँ पर सिर्फ जमीन का नहीं था, हर चीज बांटनी थी, हर फाइल, हर फर्नीचर, हर सीलिंग फैन से लेकर हर बोर्ड पिन तक। एक बहुत ही अजीबोगरीब केस देखने को मिला। साल 1946 में बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें मंगवाई थी। जुलाई 1947 में जब ये बत्तखें कैलकाटा पहुंची तो 250 पाउंड का बिल भी आया। लेकिन अब सवाल ये था कि बत्तखें थी किसकी, वेस्ट बंगाल की या ईस्ट बंगाल की, या फिर इन्हें 30-30 करके बांट दिया जाए। फाइनेंस सेक्रेटरी ने पेमेंट को रोक दिया। बत्तखें वेयर हाउस में निगलेक्टेड पड़ी रही और बत्तखों से लेकर टाइपराइटर्स तक, सोप केसेस से लेकर लाइब्रेरी बुक्स तक, हर चीज पर लड़ाई देखने को मिली। रैडक्लिफ ने बॉर्डर बनाने के लिए अपनी 2000 पाउंड की फीस लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे ब्रिटिश एम्पायर के लिए अपनी ड्यूटी समझते हैं। £2,000 is agreed. Your Excellency, I was raised to believe that duty is above all else. लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इसमें कितने लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। 13 अगस्त 1947 की सुबह माउंटबैटन को बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट दे दी जाती है। माउंटबैटन इस रिपोर्ट को ले जाकर एक सेफ में लॉक करके रख देते हैं। बात असल में यह थी कि 15 अगस्त तक ये इस फैसले को सीक्रेट रखना चाहते थे। इनका मानना था कि रैडक्लिफ ने जो भी डिसीजन लिया होगा उससे दोनों देश नाराज होंगे ही होंगे। माउंटबैटन को लगा कि पहले लोगों को आजादी का जश्न मना लेने दो, उसके बाद ये जो परेशानी आएगी बॉर्डर की उससे बाद में निपट लेंगे। 15 अगस्त 1947 की सुबह दुनिया भर में इंडिया और पाकिस्तान की आजादी सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन करोड़ों लोग ये नहीं जानते थे कि वो किस देश के सिटीजन हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को ये तक नहीं पता था कि उन्हें कहां रिपोर्ट करना है, दिल्ली में या कराची में। फाइनली माउंटबैटन सील्ड एनवेलप्स में प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बॉर्डर की रिपोर्ट देते हैं। उन्हें सजेस्ट करते हैं कि दोनों अलग अलग कमरों में जाकर इस रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करो। Best you go through them in separate rooms. और समझो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा। 2 घंटे तक अलग अलग कमरों में दोनों इसे स्टडी करते हैं और बाद में ये जॉइंट मीटिंग के लिए माउंटबैटन के साथ मिलते हैं। जब 2 घंटे बाद ये दोनों लौटे तो दोनों बहुत गुस्से में थे। Why in God's name has it been awarded to India? Its properties, its commerce, everything is primarily owned by Hindus and Sikhs. गुस्सा कई चीजों को लेकर था, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एक छोटे से शहर को लेकर थी, गुरदासपुर। रैडक्लिफ ने रावी नदी की नेचुरल बाउंड्री को फॉलो करते हुए इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को इंडिया में डाल दिया, क्योंकि बिना गुरदासपुर के इंडिया के पास कश्मीर तक का कोई प्रैक्टिकल लैंड एक्सेस नहीं होता और कश्मीर के पास कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय पाकिस्तान में जाने के। पाकिस्तान की साइड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अनइंटेंशनली रैडक्लिफ की इस लाइन ने इंडिया को कश्मीर क्लेम करने का रास्ता दे दिया था। What the hell is this, Your Excellency? Gurdaspur is Muslim territory. Why in God's name has it been awarded to India? 17 अगस्त इन बाउंड्रीज को पब्लिकली बताया जाता है जनता के सामने। पंजाब में इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है। रैडक्लिफ की इस लाइन ने 50 लाख सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान के पंजाब में छोड़ दिया था और 50 लाख से ज्यादा मुस्लिमों को इंडिया के पंजाब में। अब इन सबको अपना घर छोड़कर उस देश जाना था जो उनका था, एक ऐसा देश जिसे इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी देखा भी नहीं था। पंजाब की सड़कों पर धूल के गुबार में लिपटे हुए 50-50 मील लंबी इंसानों की कतारें चल रही थी। बैलगाड़ियों में बूढ़े लोग थे, माँ बाप के कंधों पर बच्चे थे और सर पर सामान था जो उनकी पूरी गृहस्थी था। यहाँ आप एक वीडियो देख सकते हो एक्चुअल फुटेज का जो माइग्रेशन के वक्त ली गई। ये सब लोग एक ऐसे देश की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने कभी देखा तक नहीं था, तो जाहिर सी बात है ये लोग बहुत नाराज थे। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई थी, 55,000 से ज्यादा सोल्जर्स की एक आर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। गवर्नर जनरल ने एक बाउंड्री फोर्स बनाने का प्रपोजल रखा है।
बाउंड्री। यस सर। लेकिन 55,000 सोल्जर्स 2 करोड़ लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। जो मैडनेस यहां पर देखी गई उसका सबसे डरावना एग्जाम्पल था ट्रेन्स, जिन्हें लोगों ने घोस्ट ट्रेन्स कहा। 15 अगस्त की शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लाहौर से आने वाली नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस का इंतजार हो रहा था। आमतौर पर ऐसी हर ट्रेन में लोग दरवाजों पर टूट पड़ते थे, एक दूसरे को धक्का देते थे, बहुत अफरा तफरी का माहौल होता था। लेकिन ये ट्रेन जब आई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस रेलगाड़ी से कोई उतरा तक नहीं और प्लेटफॉर्म पर एक भयानक सन्नाटा था। दरवाजा खोला गया तो पता चला कि ये ट्रेन लाशों से भरी थी। इस ट्रेन की दीवार पर चौक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, दिस ट्रेन इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। लेकिन ये इकलौती ऐसी ट्रेन नहीं थी। ऐसी ट्रेन्स दोनों तरफ से आ रही थी, पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। इतने मुश्किल हालातों के बावजूद भी सरकार का असली नाइटमेयर पंजाब नहीं था बल्कि कैलकाटा था। होम मिनिस्ट्री के पास सूचना है कि कलकत्ता के हिंदू डायरेक्ट एक्शन डे का बदला लेने वाले हैं। पंजाब के लिए तो उन्होंने फिर भी 55,000 सोल्जर्स की एक बाउंड्री फोर्स बनाई थी, लेकिन कैलकाटा के लिए उनके पास कुछ नहीं था। They assign all the units to Punjab, there will be none left to stop this bloodbath in Bengal. माउंटबैटन जानते थे कि अगर कैलकाटा की स्लम्स और कंजेस्टेड बाजार्स में एक बार वायलेंस शुरू हो गया तो कोई भी आर्मी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। Streets of Calcutta are very different to the fields of Punjab. If violence breaks out, the number of troops we have will not matter. No force will be able to contain it. कैलकाटा में वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक मिरेकल चाहिए था, एक चमत्कार। इसलिए जुलाई के आखिर में माउंटबैटन मिलने गए थे महात्मा गांधी से। माउंटबैटन ने एक बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा, शायद आप अपनी पर्सनैलिटी और नॉन वायलेंट आइडियल की ताकत से वो कर सकते हैं जो कोई भी आर्मी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, आप कैलकाटा में हमारी मदद करो, यूल बी माई वन मैन बाउंड्री फोर्स। 13 अगस्त को गांधी कैलकाटा पहुंचे। यहां रहने के लिए उन्होंने बेलिया घाटा का हैदरी हाउस चुना, एक अबैंडन्ड टूटा फूटा गंदा सा घर। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यहां इन्होंने शाहिद सुहरावर्दी के साथ रहना शुरू किया। वही सुहरावर्दी जिसे हिंदूज बुचर ऑफ कैलकाटा कहते थे। ये अगस्त 1946 में बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे और डायरेक्ट एक्शन डे पर हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार भी थे। लेकिन अब सुहरावर्दी को कैलकाटा के मुस्लिम्स की जान बचाने के लिए गांधी जी की जरूरत थी। गांधी ने उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहला ये कि सुहरावर्दी को नोआकली के मुस्लिम से एक प्लेज लेना होगा कि वो वहां हिंदूज को सेफ रखेंगे। अगर एक भी हिंदू मारा गया तो गांधी उसके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। और दूसरी शर्त थी कि सुहरावर्दी को गांधी के साथ उनके घर में रहना होगा, बिना किसी हथियार के, बिना किसी सिक्योरिटी के। इस प्लान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गांधी के सपोर्टर्स ही उनसे नाराज हो गए। लेकिन इसी की वजह से 15 अगस्त को एक चमत्कार हुआ। कोई भी दंगा नहीं देखा गया। जो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने वो सड़कों पर गले मिलने लग गए। सोलह दिन तक कोई वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे पंजाब से आने वाली हॉरर स्टोरीज कैलकाटा पहुंच गई और वहां भी हिंसा भड़कने लगी। हैदरी हाउस से थोड़ी ही दूर 2 हैंड ग्रेनेड्स एक ट्रक पर फेंके गए जो मुस्लिम्स को ले जा रहे थे। गांधी तुरंत वहां पहुंच गए। उसी रात गांधी अनाउंसमेंट करते हैं, कैलकाटा में शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी आमरण अनशन करने वाले हैं। कलकत्ता ब्यूरो से खबर आई है कि शहर में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए 78 वर्षीय गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान किया है। 1 सितंबर 1947 रात में गांधी जी अपना फास्ट शुरू करते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर ही वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। इतने कमजोर कि उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। लोगों में खबरें फैलने लगी, बापू बीमार हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कैलकाटा का माहौल बदलने लगा। लोग बापू की तस्वीरें लेकर सड़कों पर निकलने लगे। जैसे जैसे ये खबर फैली कि गांधी जी बहुत बीमार हैं, उनके समर्थक में हिंदूज और मुस्लिम्स साथ में आए। आम लोग घर से घर जाकर अपील करने लगे, प्लीज वायलेंस रोक दो, अब और हिंसा नहीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो किसी ने सोचा तक नहीं था। 27 गुंडे जिन्होंने दंगों में भाग लिया था वो हैदरी हाउस के दरवाजे पर आते हैं और अपने क्राइम्स को गांधी जी के सामने कन्फेस करते हैं। इसी शाम वो गुंडे भी आए जो मुस्लिम मजदूरों के मर्डर्स के लिए जिम्मेदार थे और फिर उन्होंने अपने चाकू, बंदूकें और सभी हथियार गांधी के पैरों में रख दिए। गांधी जी ने कहा कि जिनको तुमने सताया है अब उनकी रक्षा करो। जिन मुसलमानों को मारने के लिए हथियार उठाए थे अब उनके घर के बाहर जाके
पहरा दो। 4 सितंबर की शाम को 73 घंटों के बाद गांधी जी अपना फास्ट तोड़ते हैं। इसे मिरेकल ऑफ कैलकटा बोला जाता है। जो काम 55,000 लोगों की पुलिस फोर्स नहीं कर पाई, वो एक बूढ़े आदमी ने बिना किसी हथियार को उठाए कर दिखाया। ये चीज इतनी अनबिलीवेबल थी कि आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि इस पॉइंट से लेकर जब तक गांधी जी जिंदा रहे, उनके जीते जी कैलकटा में फिर कभी कोई कम्युनल राइट नहीं देखने को मिला। The miracle, as many Indians describe it, was eventually accomplished. For Gandhi himself, the lifelong preacher of non-violence, it must indeed have been a time for Thanksgiving. लेकिन पार्टीशन पर वापस आए तो बात यहाँ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रही थी। 1947 में 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी रजवाड़े थे जो ब्रिटिश इंडिया की ज्योग्राफी में बिखरे हुए थे। कई दशकों पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्टेट्स पर ट्रीटीज थोपी थी जिनमें कंपनी को पैरामाउंट पावर माना गया था। मतलब लीगली तो ये राज्य नवाब्स और महाराजा के थे, लेकिन सारा काम ब्रिटिश डिसाइड करते थे। इन राजा महाराजाओं को राजा बनाए रखने के बदले ये ब्रिटिश को भारी सब्सिडी देते थे। पॉलिटिकल डिपेंडेंस के साथ साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी थी। रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और नौकरियां, ये सब कुछ ब्रिटिश इंडिया पर निर्भर था। लेकिन जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो उसने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सवाल पर फोकस किया, प्रिंसली स्टेट्स का जिक्र तक नहीं किया गया। 3 जून 1947 को जब ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि वो जा रहे हैं और यहाँ पर 2 अलग देश, 2 डोमिनियंस बनेंगे, इस वक्त भी ये क्लियर नहीं था कि इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा। इसी एम्बिग्विटी के चलते कुछ राजाओं ने इंडिपेंडेंट देश बनाने के अपने सपने देखने शुरू कर दिए थे। इन रजवाड़ों का कहना था कि हमने ब्रिटिश को ये पावर दी थी और अब जब ब्रिटिश जा रहे हैं तो वो हमारी पावर वापस देकर जाए। टोटल में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। हालांकि ज्यादातर इनमें से बहुत छोटे छोटे रीजन्स थे इंडिया के बीच, लेकिन हैदराबाद और कश्मीर जैसे जायंट स्टेट्स भी इनका हिस्सा थे। हैदराबाद और कश्मीर जैसे जायंट स्टेट्स अगर इंडिपेंडेंट बन जाते तो वो यूरोप के कई देशों से ज्यादा बड़े होते साइज में, और ऊपर से अगर कुछ और ये आजाद हो जाते तो इंडिया का नक्शा एक स्विस चीज जैसा दिखता जिसमें 500 से ज्यादा छेद होते। सरदार पटेल जानते थे कि अगर ये 565 राज्य इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिया कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टेट्स को इंडिया से मिलाने की जिम्मेदारी इन्होंने खुद पर ली। 1000 परेशानियां बराबर, उसमें से 500 ने 65 कम कर दो, घटा दो, और रजवाड़ों को मुझे और मेनन साहब को हैंडल करने दो। माउंटबेटन सरदार पटेल को एक डील प्रपोज करते हैं। अगर कांग्रेस इन राजा महाराजाओं को उनके नाम, उनके टाइटल्स, उनके महल, उनके प्रिवी पर्सेस और ये सारे प्रिविलेजेस रखने दे तो इन राजाओं को 15 अगस्त से पहले इंडिया ज्वाइन करने के लिए माउंटबेटन खुद ही कन्विंस कर लेंगे। इन प्रिंसली स्टेट्स ने इन लोगों को एप्पल्स की एनालॉजी दी, हर प्रिंसली स्टेट के लिए एक एप्पल। सरदार पटेल ने कहा कि अगर माउंटबेटन उनको इन सारे एप्पल्स से भरी बास्केट ला कर देंगे तो वो इसे लेने को तैयार हैं। माउंटबेटन ने कहा इनमें से 6 को छोड़कर बाकी सब मैं ले आऊंगा। They will offer the princess some Mountbatten magic. 565 - 6 मतलब माउंटबेटन को 550 से ज्यादा सेब तोड़ने थे, वो भी 15 अगस्त से पहले। इस सब के बीच जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को ऑफर करते हैं कि वो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सोचिए, जिस ब्रिटिश वाइसरॉय ने अभी अभी देश का बंटवारा कराया है उसी को इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे दिया जाए। ये नेहरू की तरफ से कोई फ्लैटरी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी गई चाल थी, एक स्ट्रैटेजी। दोनों नेहरू और पटेल जानते थे कि माउंटबेटन के पास ब्रिटिश क्राउन का कनेक्शन है और राजाओं पर इन्फ्लुएंस है। प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर, एसेट्स का डिवीजन, कश्मीर जैसे डिस्प्यूट्स, इन सब में एक फ्रेंडली माउंटबेटन बहुत काम आ सकता था। माउंटबेटन ब्रिटेन के राजा का कजिन है। हम ठहरे सड़कों वाले, वो ठहरे महलों वाले। तो महलों वालों को महलों वालों की भाषा जल्दी समझ में आवे ऐसी संभावना ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। जिन्ना ने खुद को ही गवर्नर जनरल बना दिया। माउंटबेटन ने उन्हें कहा, समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था गवर्नर जनरल बनने की जगह, लेकिन जिन्ना नहीं माने। उन्होंने कहा, I will be the governor general and the prime minister will do as I say। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल बने और उन्होंने एक एक करके राजाओं को इंडिया ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सरदार पटेल ने इस काम को एक ऐसे आदमी को दिया जो ब्रिटिश इंडिया के सबसे पावरफुल इंडियन सिविल सर्वेंट्स में से एक थे। इनका नाम था वीपी मेनन। ये माउंटबेटन के एडवाइजर भी रहे थे, जिससे वो माउंटबेटन और पटेल के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर सकते थे। पटेल को एक ऐसे आदमी चाहिए थे जो राजाओं से बात कर सके, उन्हें समझा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें डरा भी सके। माउंटबेटन और वीपी मेनन एक एक करके राजाओं से मिलने लगते हैं। कुछ को समझाया जाता है, कुछ को डराया जाता है और कुछ को डील्स दी जाती हैं।
कांग्रेस भी मोटे मोटे तौर पर माउंटबेटन की बात को मान जाती है। राजाओं को अपना टाइटल, अपने महल रखने दिए जाते हैं, अपने प्रिवी पर्सेस रखने दिए जाते हैं। इसी के चलते ज्यादातर राजा महाराजा साइन कर देते हैं, इंडिया का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन बहुतों के लिए ये बहुत पेनफुल था। सेंट्रल इंडिया के एक राजा ने साइन करते ही हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। पंजाब के 8 महाराजाओं ने एक साथ साइन किया, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे कि किसी के क्रेमेशन में गए हों। सबसे ड्रामेटिक सीन दोस्तों जोधपुर के यंग महाराजा के साथ देखा गया। उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस के सोशलिस्ट राज में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो जैसलमेर के महाराजा के साथ सीक्रेटली जिन्ना से मिलने चले गए। जिन्ना ने उन्हें बदले में एक ब्लैंक पेपर दिया। उन्होंने कहा जो कंडीशंस लिखनी है लिखो, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन ये बात किसी तरीके से वीपी मेनन को पता चल गई। उन्होंने तुरंत माउंटबेटन को वहां बुलाया। माउंटबेटन ने महाराजाओं को समझाया और फाइनली वो साइन करने को राजी हुए। एक तोहफा हमारी तरफ से भी लेके जाइए। लेकिन साइन करने के एकदम बाद जोधपुर के महाराजा ने एक मिनी पिस्तौल वीपी मेनन के सिर पर तान दी। माउंटबेटन को वापस आकर पिस्तौल छीननी पड़ी। सबसे अजीब कहानी थी दोस्तों जूनागढ़ की। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम थे, लेकिन वहां की 82% पॉपुलेशन हिंदू थी। नक्शे पर देखिए, ये चारों तरफ इंडिया से घिरा हुआ था। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान कुत्तों के शौकीन थे और उनके पास 2000 से भी ज्यादा कुत्ते थे। इन्होंने अपने हर एक कुत्ते को अलग कमरा दिया था और अपने अलग नौकर भी थे। इनकी फेवरेट फीमेल डॉग रोशनारा की शादी बॉबी नाम के कुत्ते से कराई गई थी और इसमें इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे। लेकिन इनके दीवान सर शाह नवाज भुट्टो ने एक ऐसी चीज जाकर जूनागढ़ के नवाब को कह दी जिससे ये बहुत डर गए। इनके मन में बात बिठा दी गई कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एक्ट होगा कि हिंदुस्तान की सरकार आपके कुत्तों को जहर खिला के मारना चाहती है। और इन्हें कहा गया कि अगर इंडिया का हिस्सा बन गए तो अपने कुत्तों के साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ अनाउंस करता है कि वो पाकिस्तान में शामिल होगा। पाकिस्तान ने कई दिनों तक तो इस पर कुछ नहीं किया, लेकिन 13 सितंबर 1947 को उसने जूनागढ़ का सेशन एक्सेप्ट कर लिया। Mr. Jinnah has formally accepted Junagadh's accession. जिन्ना असल में जूनागढ़ को कश्मीर के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। सरदार पटेल ने तुरंत इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर ले। ये देखकर नवाब डर गए और प्लेन में कराची भाग गए अपने कुत्तों के साथ। 9 नवंबर 1947 जूनागढ़ फाइनली इंडिया में शामिल हो जाता है। यहाँ पर एक प्लेबिसाइट भी करवाया जाता है जिसमें लोगों से पूछा जाता है, जिसमें 91% लोगों का कहना था कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं और उन्होंने उसके लिए वोट किया। लेकिन सबसे बड़ा सेब जो टोकरी से बाहर था वो था कश्मीर। कश्मीर का केस जूनागढ़ से बिल्कुल उल्टा था। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम थे और पॉपुलेशन हिंदू, लेकिन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह हिंदू थे और मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की थी। हरि सिंह एक आजाद कश्मीर देश का सपना देख रहे थे। जुलाई 1947 में वो लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं। माउंटबेटन उन्हें कहते हैं कि अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन हरि सिंह ने साफ मना कर दिया। फिर माउंटबेटन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में नहीं जाना तो इंडिया का हिस्सा बन जाओ, लेकिन हरि सिंह बोले वो भी नहीं, मुझे अपना आजाद देश चाहिए। माउंटबेटन ने उन्हें वार्निंग दी, अगर आपने जल्दी फैसला नहीं लिया तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण बनेगा। लेकिन हरि सिंह टस से मस नहीं हुए। Hurry. You've got 24 hours, or I'm opening the gates and letting the protesters in. And I am not bluffing. इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी इक्वेशन बदल जाती है। 24 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ब्रिटिश मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बिर्नी को एक रिक्वेस्ट भेजी, कश्मीर में 2 हफ्ते की छुट्टी अरेंज करने के लिए, लेकिन हरि सिंह ने इससे साफ मना कर दिया। सितंबर 1947 लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसका एजेंडा था हरि सिंह को कैसे पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाए। प्लान बनाया जाता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पठान ट्राइब्समैन को भेजकर कश्मीर पर हमला करा दो। ये वो वॉरियर्स थे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। इसके लिए इन ट्राइबल्स को कश्मीर के बाजार लूटने का लालच भी दिया जाता है, लेकिन यही लूट का वादा आगे चलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। 24 अक्टूबर 1947 दशहरे के दिन श्रीनगर पैलेस में अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे श्रीनगर की बिजली देने वाला माहुरा पावर स्टेशन पठान्स ने डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया था। हरि सिंह की अपनी आर्मी या तो भाग गई थी या इन्वेडर से जाकर मिल गई थी। पहले बिजली चली गई, अब ये फोन लाइंस और ये दशहरा की रात को। कोई बताओ ये क्या हो रहा है? कबायली घुसपैठियों ने महुरा पावर स्टेशन पे हमला कर दिया है। तो हमारी फौज से कहो उन्हें रोके। कौन सी फौज से कहूँ महाराज, हमारी कोई फौज बची नहीं अब।
ये देखकर महाराजा हरि सिंह तुरंत इंडियन सरकार से मदद मांगते हैं और इस मदद का ऑफर देखकर जवाहरलाल नेहरू बड़े खुश होते हैं। महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने को कहा जाता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाए।